फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में। तो आज हम हमारा जो यूनिट फर्स्ट है उसका टॉपिक करेंगे पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है, कॉपीराइट एक्ट है, लेकिन जो आईपीआर है हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो उसके पार्ट्स हैं कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। तो इसलिए हम उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं क्योंकि आईपीआर से रिलेटेड इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पेटेंट के बारे में डीपली उसकी हिस्ट्री और सब कुछ पढ़ेंगे, पेटेंट की कहाँ से कैसे क्या शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले इंट्रो से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, पेटेंट क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यह अधिकार किसी व्यक्ति या संस्था को नई सेवा, नई तकनीकी प्रक्रिया, उत्पाद या डिज़ाइन की सुरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है ताकि कोई उसकी नकल न कर सके, और इसके मिलने के पश्चात अधिकार जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति या संस्था होती है उस सेवा और नई तकनीक, प्रक्रिया, उत्पाद और डिज़ाइन को बना सकती है। अगर कोई और व्यक्ति या संस्था उस उत्पाद को बनाने की कोशिश करता है या नकल करने की कोशिश करता है तो वो गैरकानूनी माना जा सकता है, और जो रजिस्टर जिसने उसको करवाया था वो उस व्यक्ति के ऊपर, उस संस्था के ऊपर केस डाल सकता है कि इसने मेरी इस चीज़ का नकल की है, मैंने इसका पेटेंट किया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या है, गैरकानूनी हो जाता है। पेटेंट बेसिकली क्या है कि किसी भी कोई नई तकनीक है, कोई प्रक्रिया है, कोई डिज़ाइन है, कोई प्रोडक्ट है, उसके लिए जो यूज़र है उसको सुरक्षा प्रदान करता है किसी और को नकल करने से। ठीक है, नेक्स्ट है फीचर्स क्या है। पेटेंट जो हमारा लॉ है, एक्ट है, उसके फीचर्स क्या हैं। आविष्कार की परिभाषा सबसे फर्स्ट है। अधिनियम में आविष्कार को एक नए उत्पाद या प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जो अनुप्रयोग योग्य है तथा जिसमें आविष्कारात्मक कदम शामिल है। आविष्कार को बताया गया है। आविष्कार क्या होता है, कोई नया प्रोडक्ट या प्रोसेसिंग है जो पहले कभी यूज़ नहीं की गई, उसका आविष्कार एक नया ही उसके आविष्कार के लिए नया कदम उठाया गया है, सबसे न्यूएस्ट कोई चीज़ है, वो क्या है, आविष्कार की परिभाषा है। पेटेंट का अधिकार होता है, यह अधिनियम, फीचर्स हैं ये पेटेंट लॉ के, हमारे पेटेंट एक्ट के। यह अधिनियम उन आविष्कारों को पेटेंट अधिकार प्रदान करता है जो नवीनतम आविष्कारात्मक कदम और औद्योगिक प्रयोजनता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि पेटेंट उसी इंसान उसी चीज़ पे करवाया जा सकता है जो नया हो और जिसकी पेटेंट की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको पूरा करता हो। तो पेटेंट के फीचर में क्या है कि पेटेंट है वो न्यू होना चाहिए, उसकी परिभाषा बताई गई है। पेटेंट का अधिकार उसी नवीनतम वस्तु या सेवा पर दिया जा सकता है, वस्तु पर और प्रोसेस पर दिया जा सकता है। ठीक है, और पेटेंट की वैधता, यह अधिनियम सीमित अवधि के लिए पेटेंट प्रदान करता है। पेटेंट की बेसिकली जो हमारी लिमिट है वो क्या है, 20 ईयर्स। ठीक है, इंडिया में। नेक्स्ट है निरस्ता। निरस्ता, यह अधिनियम सार्वजनिक हित में पेटेंट निरस्तीकरण का प्रावधान करता है। मतलब कोई अगर सार्वजनिक हित के लिए कोई किसी चीज़ का पेटेंट रद्द करना पड़े तो ये उसको रद्द करने की भी परमिशन देता है। ये भी एक पेटेंट हमारा एक्ट है, उसका फीचर है। बेचान, यह अधिकार का लाइसेंस शब्दों के साथ पेटेंट के समर्थन में अनुमति देता है। हम जो हमारा पेटेंट है उसको एज किसी के रॉयल्टी के रूप में बेच भी सकते हैं। तो बेचान की जो सुविधा है पेटेंट एक्ट वो भी प्रोवाइड करवाता है। नवाचार और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन। इस अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक हितों की सुरक्षा के साथ नवाचार को बढ़ावा देने में संतुलन स्थापित करना है। क्या है, जो नई चीज़ें हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, और सार्वजनिक जो पूरी हमारी सोसाइटी है उसका भी उसके साथ साथ जो बेनिफिट है, विकास है, वो जुड़ा होना चाहिए। संशोधन, बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन किया जाता है कि आज जैसे जो रूल हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी के सिक्योरिटी को देखते हुए समय समय पे इसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं, और उसके साथ साथ नियमों के साथ साथ आपका
जो संशोधन पेटेंट का जो नियम है संशोधन के साथ साथ वो भी चेंज होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है साइलेंट फीचर्स। कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, इस साइड में हमारी टेबल ऐसे ही आ गई थी। तो साइलेंट फीचर्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले भारतीय पेटेंट एक्ट जो है 1970 में के भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार जारी किए गए यदि नवाचार निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करता है। जो आवश्यकताएं हैं, जो कंडीशंस हैं, फर्स्ट क्या है, आविष्कार नवीनतम होना चाहिए। आविष्कार को गैर स्पष्ट एवं नवीन प्रक्रियाओं को शामिल करने की आवश्यकता है, अगर नहीं है तो स्पष्ट रूप से और नवीन जो प्रक्रियाएं हैं उनको शामिल करने की ज़रूरत होती है। आविष्कार उद्देश्यों में उपयोग के लिए उपयुक्त होना चाहिए। ऐसे नहीं है किसी भी चीज़ का कुछ भी आपने नया एक कुछ इवेंट कर दिया, जो आविष्कार है उसको किसी न किसी ऑब्जेक्टिव कोई उपयोग लायक होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आविष्कार जिनमें केवल निर्माण की तकनीक या प्रक्रिया ही पेटेंट योग्य है, यह 1970 के प्रावधानों के पेटेंट अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा। यही साइलेंट फीचर जो हमारे हैं उसी का पार्ट है। सेकंड जो फर्स्ट था ये सेकंड है। परमाणु ऊर्जा आविष्कार पेटेंट योग्य नहीं है। परमाणु जो ऊर्जा से रिलेटेड कोई आविष्कार है वो पेटेंट नहीं करवाया जा सकता। परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कार जो 1962 के ऊर्जा अधिनियम की धारा 20 की उपधारा 1 या फिर कहें हमारे जो धारा 20 है उसका सब सेक्शन 1 के अंतर्गत आते हैं, पेटेंट संरक्षण के पात्र नहीं होते। ठीक है, जो हमारी ऊर्जा अधिनियम 1962 है उसकी धारा 20 के अनुसार जो हमारे एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो आविष्कार हैं उनको हम पेटेंट नहीं करवा सकते। ठीक है, उपधारा या सब सेक्शन 1 के तहत एक आवेदन उसमें वर्णित किसी भी व्यक्ति द्वारा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से किया जा सकता है। मतलब कोई पेटेंट अगर हम करवा रहे हैं तो उस पेटेंट के जो रजिस्टर है उसके अंदर एक जो पर्सन या फिर एक से ज़्यादा जो पर्सन्स इंक्लूड हैं उनमें से कोई एक संयुक्त रूप से पेटेंट के लिए रजिस्टर करवा सकता है। प्रत्येक पेटेंट आवेदन एक ही आविष्कार के लिए होना चाहिए और आविष्कार के रूप में प्रस्तुत किए जाना चाहिए और पेटेंट कार्यालय में उसे दर्ज भी करवाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ग्रुप में पर्सन्स ने कुछ खोज की है तो उनमें से कोई एक पर्सन है वो पेटेंट को लिए रजिस्टर करवा सकता है, लेकिन सभी के हित में होना चाहिए, सभी के लिए रजिस्टर करवा रहा है और पेटेंट जो कार्यालय है उसमें उसको जो अपना आविष्कार है उसको भी प्रस्तुत किया जाना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हिस्ट्री। अब पेटेंट एक्ट जो है हमारा उसकी शुरुआत कहाँ से कैसे क्या हुई है, सबसे पहले उसके लिए पढ़ते हैं हिस्ट्री। 1856 का अधिनियम 6, तो जो 1856 है उसके अंत जो सन है उसमें क्या हुआ था, 1852 के ब्रिटिश पेटेंट कानून के आधार पर 1856 का अधिनियम 6 आविष्कारों के लिए सुरक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला पेटेंट कानून था। नए निर्माण आविष्कारों को 14 वर्ष की अवधि के लिए कुछ विशिष्ट विशेषाधिकार प्रदान किए गए। हालांकि अधिनियम को बाद में 1857 के अधिनियम 9 द्वारा निरस्त मतलब रद्द कर दिया गया, क्योंकि इसे ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति के बिना पारित किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले भारत का पहला जो पेटेंट एक्ट है वो 1856 था। ठीक है, जो अधिनियम 6 था 1956 का, ये पार्ट VI जो 6 उसको, लेकिन बाद में 1857 में ही इसे रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया गया, क्योंकि इसको जो ब्रिटिश क्राउन है उसकी अनुमति नहीं दी गई थी और इस जो कानून है उसके अंतर्गत जो आविष्कार है उसकी पेटेंट की अवधि 14 साल थी। ठीक है, 14 ईयर्स थी। फिर नेक्स्ट है अधिनियम 1957 में, उसे तो निरस्त कर दिया गया था, उसके बाद फिर दोबारा एक और शुरुआत की गई। 1959 के अधिनियम XV ने 15 कह लीजिए ने अन्य विशेषाधिकार देने के लिए नया कानून पेश किया। आविष्कार भारत में अपने आविष्कार को बेच और उपयोग कर सकता है। जो आविष्कारक होता है, जो किसी चीज़ को
किसी नए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, बनाने वाला होता है, वो आविष्कारक होता है, वो अपने जो प्रोडक्ट है, आविष्कार है, उसे बेच के उपयोग कर सकता है और विनिर्देशित प्रस्तुत करने की तिथि से 14 वर्ष तक दूसरों को ऐसा करने की अनुमति दे सकता है। हालांकि इस अधिनियम के तहत आयातकों को आविष्कार की परिभाषा से बाहर रखा गया। जो आयातक है, बाहर से इंपोर्ट जो करते हैं जो आविष्कारक, वो उनको इससे बाहर रखा गया। मेन इसमें क्या है, इसमें क्या अधिकार दिया गया था, विशेष अधिकार दिया गया था कि कोई आविष्कारक है वो अपने जो पेटेंट है उसको, आविष्कार को बेच सकता है 14 साल के लिए किसी अन्य व्यक्ति को जो उसका उपयोग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैटर्न और डिज़ाइन संरक्षण अधिनियम 1872। इसमें क्या हुआ था कि 1859 के अधिनियम को पैटर्न और डिज़ाइन के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1872 में सहसंबद्ध किया गया था। 1872 के अधिनियम एक्ट 3 के आधार पर इसे पैटर्न और डिज़ाइन संरक्षण अधिनियम का नया नाम दिया गया। ठीक है, जो हमारा पिछला अधिनियम हमने पढ़ा था 1959, उसी को फिर क्या है, उसी में कुछ संशोधन करके उस पैटर्न और डिज़ाइन संरक्षण अधिनियम 1872 इसका नाम कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आविष्कार अधिनियम का संरक्षण 1883। 1872 के अधिनियम को 1883 का XV1 में फिर से संशोधित किया गया ताकि सुरक्षा के लिए आवेदन करने से पहले भारत की प्रदर्शनी में प्रकट किए गए आविष्कारों की नवीनता की रक्षा के प्रावधान को शामिल किया जा सके। जो हमारा 1872 का जो अधिनियम था उसमें फिर से संशोधन किया गया और उसका नाम फिर से क्या किया गया, आविष्कार अधिनियम का संरक्षण 1883। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे है फिर से आविष्कार और डिज़ाइन अधिनियम के रूप में समेकित 1888। यूके कानून में किए गए संशोधन के अनुसार आविष्कार और डिज़ाइन से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए 1888 में एक अधिनियम पेश किया गया। मेन क्या है, 1888 में फिर से एक संशोधन के अनुसार जो हमारा पेटेंट एक्ट है उसका नाम आविष्कार और डिज़ाइन अधिनियम कर दिया गया था। ठीक है, उसके रूप में इसे एकीकृत किया गया था। नेक्स्ट है, ये टेबल फिर से ऐसे ही आ गई है। ठीक है, ये कुछ नहीं है। भारतीय पेटेंट और डिज़ाइन अधिनियम 1911 के भारतीय पेटेंट और डिज़ाइन अधिनियम द्वारा पहले से सभी अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया था। पहले जितने भी भारत में पेटेंट से रिलेटेड एक्ट थे उन सबको निरस्त कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। 1911 में फिर एक नया पेटेंट एक्ट शुरू किया गया। इस कानून ने पहली बार पेटेंट नियंत्रक को पेटेंट प्रशासन के संबंध का प्रभारी बनाया और प्राथमिकता हासिल करने के लिए इस कानून ने क्या है, यूके और अन्य देशों के साथ पारस्परिक समझौते स्थापित करने के लिए जो 1920 है, अधिनियम को 1920 में संशोधित किया गया। ठीक है, यूके और जो अन्य देश थे उनके साथ अपने अच्छे पारस्परिक समझौते को स्थापित करने के लिए इस अधिनियम 1920 में संशोधन किया गया और संशोधन फिर 1930 में और फिर 1945 में इसमें अन्य संशोधन किए गए। ठीक है, ये सब थे हमारे आज़ादी से पहले के जितने भी भारतीय पेटेंट एक्ट के अंतर्गत संशोधन हुए या फिर नए पेटेंट एक्ट बने। फिर भारत 1945 में इसमें लेटेस्ट जो संशोधन हुआ था उसके फिर 1947 में हमारा इंडिया आज़ाद हो गया। उसके बाद फिर नया कानून बनाया गया जिसको आज हम भारतीय पेटेंट एक्ट 1970 के नाम से जानते हैं। तो अब उसकी कहानी पढ़ते हैं, क्या क्या कैसे क्या हुआ। स्वतंत्रता के बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल होने के बाद 1911 के भारतीय पेटेंट और डिज़ाइन अधिनियम को 1950 में फिर से संशोधित किया गया। राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों में देश के महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण व्यापक पेटेंट कानून को वांछित समझा गया। मतलब 1950 में इस जो 1911 का जो हमारा पेटेंट एक्ट था उसको संशोधित भी किया गया, लेकिन फिर भी जो देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों में जो परिवर्तन हुए थे उसके कारण
जो ये पेटेंट एक्ट है वो इंडिया के ऊपर सही से फिट नहीं हो पाया, लागू नहीं हो पाया, तो उसको योग्य नहीं माना गया। फिर क्या, भारत सरकार ने 1949 में लाहौर उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश डॉक्टर बख्शी चंद्र टेकचंद के नेतृत्व में एक आयोग बनाया, जिसने यह सुनिश्चित किया कि पेटेंट प्रणाली से राष्ट्र के हितों को लाभ मिले। तो क्या है कि भारत सरकार ने फिर 1948 में एक आयोग बनाया, किसकी अध्यक्षता में, बख्शी टेकचंद जी की अध्यक्षता में, जो क्या थे, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति थे। किस कोर्ट से, किस न्यायालय से, लाहौर उच्च न्यायालय से, ठीक है। तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया गया और उसमें ये सुनिश्चित किया गया कि जो पेटेंट की प्रणाली है उससे क्या है, राष्ट्र को लाभ मिलेंगे। तो इसके अलावा भारत सरकार ने 1957 में जस्टिस एन राजगोपाला अयंगर समिति का गठन पेटेंट कानून में संशोधन की संभावना की समीक्षा करने और सरकार की सिफारिशों को प्रदान करने के लिए किया गया। फिर 1957 में एक और कमेटी का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में, जस्टिस एन राजगोपाला अयंगर समिति का गठन किया गया, राजगोपाला जी की अध्यक्षता में। उसमें क्या है कि जो पेटेंट एक्ट है उसमें संशोधन और सरकार की जो सिफारिशें हैं उनको पूरा फुलफिल करने के लिए इस कमेटी का, इस एक्ट का संशोधन किया गया था, पर वो क्या है, असफल हो पाई, सही से वर्क नहीं कर पाई। 1965 और 1967 में संशोधन के 2 असफल प्रयासों के बाद पेटेंट कानून अंततः 1970 में स्थापित किया गया। 1965 और 67 में 2 फिर से प्रयास किए गए संशोधन के, लेकिन वो भी विफल हुए। लेकिन एट लास्ट में फिर 1970 में जो पेटेंट कानून है वो लागू किया गया। इसकी अधिकांश आवश्यकताओं को 20 अप्रैल 1972 को पेटेंट नियम 1972 के प्रकाशन के साथ लागू किया गया था। जो हमारा पेटेंट एक्ट है उसकी अधिकांश जो आवश्यकताएं हैं वो 20 अप्रैल 1972 को उसके अंतर्गत लागू की गई। और इसका लागू कब किया गया पेटेंट एक्ट, 1972 में, ठीक है। 1970 के पेटेंट अधिनियम को क्रमशः 1999, 2002, 2005, 2006 के महत्वपूर्ण संशोधन इसमें किए गए। हमारा जो 1970 पेटेंट एक्ट है उसमें कब कब संशोधन हुए हैं, 1999, 2002, 2005 और 2006 में। ये सामाजिक पेटेंट अधिनियम को बौद्धिक संपदा अधिकारों और व्यापार संबंधी पहलुओं के अनुरूप लाने के लिए आवश्यक थे। ये जो संशोधन है वो हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसके साथ अनुरूप मेलजोल करने के लिए ये संशोधन किए गए थे। 2005 में फिर जो एक संशोधन हुआ है उसके बारे में है। 2005 में पेटेंट अधिनियम में एक बड़ा संशोधन हुआ, जब उत्पाद पेटेंट को भोजन, जो अब मतलब हमारे पेटेंट के अंतर्गत क्या है, भोजन, दवाइयों, रसायनों और सूक्ष्म जीवों सहित सभी तकनीकी डोमेन को शामिल करने के लिए इसमें प्रस्ताव रखा गया, विस्तृत इसको किया गया था। इसके अंतर्गत पेटेंट अधिनियमों में फिर से संशोधन हुए 2012 में, 2013 और 2014 में इसमें संशोधन किए गए। मेन 2005 में एक बड़ा संशोधन हुआ है हमारे पेटेंट एक्ट में, जिसमें क्या शामिल किया गया है, भोजन, दवाइयों, रसायनों और सूक्ष्म जीवों सहित अन्य जो टेक्निक डोमेन्स हैं उनको शामिल किया गया था संशोधन में, ठीक है। तो ये थे कुछ संशोधन के आज तक हमारे पेटेंट एक्ट के संशोधन, अमेंडमेंट्स, ठीक है, जहाँ से निकल के हमारा पेटेंट एक्ट अब तक पूरा स्टेबल हो पाया है। तो अब क्या है, टाइप्स पढ़ते हैं। पेटेंट के अंतर्गत मेनली 2 टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है प्रोडक्ट और सेकंड है प्रोसेस। प्रोडक्ट हूबहू नहीं बनाया जा सकता। पेटेंट करवाने के लिए प्रोडक्ट की जो सुरक्षा है मेनली वो की जाती है। तो कोई भी किसी भी कंपनी का डिज़ाइन, पैकिंग, नेम और कलर, साइज, टेस्ट, ये सब चीज़ें सेम नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल क्या है, किसी भी जो टूथपेस्ट है उसका टेस्ट एक जैसा नहीं होता, क्योंकि वो पेटेंट करवाई होती है। उनका टेस्ट है, पैकिंग है, नेम है, कलर है, वो सेम सब क्या है, पेटेंट करवाया होता है। प्रोसेस है, इसमें नई तकनीक को शामिल होती है, इसमें नई तकनीक शामिल होती है। कोई भी दूसरा व्यक्ति या संस्था समान सेम जो प्रोडक्ट है उसकी प्रक्रिया या फिर उसकी सेम जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ नहीं कर सकता।
फॉर एग्जांपल इसमें क्या है कि एप्पल कंपनी की जो तकनीक है जो वो अपने फ़ोनों में यूज़ करती है वो कोई और कंपनी नहीं कर सकती। मैं पहले भी यही एग्जांपल समझा था कि एप्पल की जो कंपनी की जो स्क्रीन पे जो बटन होता था उसकी कॉपी सैमसंग कंपनी ने एक बार की थी, लेकिन उन्होंने उसका पेटेंट करवाया गया था। तो उन्होंने जो एप्पल कंपनी है उनने सैमसंग कंपनी के ऊपर केस कर दिया कि इन्होंने तो हमारे जो पेटेंट था स्क्रीन के ऊपर बटन जो उनका अनलॉक पैटर्न था उसकी कॉपी की है। तो फिर जो सैमसंग कंपनी है उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई और काफ़ी जो सैमसंग कंपनी है उसको नुकसान झेलना पड़ा, हर्जाना भी देना पड़ा था एप्पल कंपनी को। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होती है। पेटेंट जो अगर हम करवाते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसकी प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन को करवाने के लिए हमको आवेदन और शुल्क को कोई भी किसी भी चीज़ का है उसके लिए आवेदन भरना पड़ेगा और फिर उसकी जो फीस है वो लगती है, उसको फिल करके जो हमारा कंट्रोलर होता है पेटेंट ऑफिस में तो वहाँ पर उसको जमा करवाना होता है। पेटेंट ऑफिस में जो कंट्रोलर होता है फिर वो क्या है, आवेदन की जांच करता है। जो हमने आवेदन दिया है उसकी जांच करता है कि ये पहले से तो कोई इस टाइप का पेटेंट नहीं करवाया गया है इस चीज़ का, या ऐसे कुछ क्या पता कॉपी करके दोबारा फिर से कोई पेटेंट करवाने के लिए आ गया। तो जो कंट्रोलर होता है वो आवेदन की जांच करता है। फिर कंट्रोलर ही क्या है, पत्रिकाओं में एक मतलब स्पेशल ऑफिशियल जर्नल्स होती हैं जिसमें प्रकाशित करता है कि इस चीज़ के लिए ये समवन ABCD जो व्यक्ति है वो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, अपना पेटेंट करवा रहा है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन अप्लाई कर सकता है। फिर अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है, कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन कर लेता है कि ऐसा तो मैंने पहले पेटेंट करवाया हुआ है, ऐसा मेरा प्रोडक्ट या मेरी टेक्नोलॉजी है, तो उसके लिए फिर क्या है, ऑब्जेक्शन आने के बाद जो कोर्ट है उसके अंदर सुनवाई की जाती है दोनों पक्षों की कि इसका क्या है और इसका क्या पहलू है, इसकी टेक्निक में क्या डिफरेंस है, इसके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, उस सब चीज़ की फिर जांच की जाती है और फिर सुनवाई की जाती है। सुनवाई के अंदर फिर जो जांच करके दोनों पक्षों को, दोनों जो साइड्स हैं उनको जांच करके फिर जो हमारा फाइनली जो पेटेंट है उसको स्वीकार या अस्वीकार, अगर दोनों चीज़ें अलग हैं तो उसको स्वीकार कर लिया जाता है, और अगर कुछ ना कुछ सिमिलरिटी या फिर कॉपी का जैसा इशू मिल जाता है तो उस जो पेटेंट की जो हमारी अर्जी है, जो आवेदन है, उसको खारिज कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे, जो वैसे तो मेनली हम जो MCQs क्वेश्चंस करते हैं उसके अंतर्गत ही सारे कवर अप हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक पॉइंट जो रह जाते हैं वो MCQs से ही सही होते हैं। फिर भी कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, भारत में पेटेंट प्रणाली अधिनियम 1977 द्वारा शासित है। सभी को पता है जो पेटेंट एक्ट है वो 1970 के अंतर्गत ही संशोधन, ठीक है 2005 में बड़ा संशोधन हुआ है, बीच बीच में 2012 में, 14 में, उससे पहले भी 2006 में, ऐसे बहुत सारे संशोधन हुए हैं। लेकिन जो मेन अधिनियम है वो हमारा भारतीय पेटेंट प्रणाली है, वो पेटेंट अधिनियम 1970 द्वारा ही शासित की जा रही है। फिर है जो 4 मेन कार्यालय पेटेंट के हैं वो कहाँ है, एक चेन्नई में, एक मुंबई में, एक दिल्ली में और एक कोलकाता में, और हेडक्वार्टर जो मेन क्या है वो कोलकाता में ही है। भारतीय पेटेंट कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क CGPDTM द्वारा प्रशासित किया जाता है। जो भारतीय पेटेंट है वो कंट्रोलर जनरल पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क के द्वारा प्रशासित किया जाता है। मेन बात यही है बस कहने के लिए। नेक्स्ट है, भारत में पेटेंट की अवधि है वो 20 साल होती है और 20 साल के बाद उसे फिर से रिन्यू करवाया जा सकता है। और जो भारतीय जो पेटेंट है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी सुरक्षा, पेटेंट की सुरक्षा प्रदान नहीं करता, केवल भारत में ही उसको पेटेंट की सुरक्षा प्रदान करता है। डिज़ाइन ऑफिस पेटेंट जो कार्यालय है, मुख्यालय है, वो कहाँ है, कोलकाता में स्थित है। CGPDTM का कार्यालय मुंबई में है। CGPDTM मतलब हमारा जो अभी पढ़ा था हमने, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, जो हमारा ऑफिस है वो क्या है, उसका कार्यालय मुंबई में है। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और आज के हमने जो पेटेंट का जो टॉपिक था उसको कवर किया है। अब हमारा जो ट्रेडमार्क का एक छोटा सा टॉपिक और है उसको और कवर कर लेंगे। तो IP के मेनली जो हमारे सब्जेक्ट्स थे, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, उनको कंप्लीट कर लिया। बाकी और भी ग्राफिकल इंडिकेशंस हैं या फिर हमारे प्लांट्स से रिलेटेड जो थे
वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 3 जो मेन हमारे आईपी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट्स हो जाते हैं कॉपीराइट के, पेटेंट और ट्रेडमार्क के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा ट्रेडमार्क जो टॉपिक है उसको कवर अप करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ जो हम हमारे MCQ क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में डेली करते हैं, उससे आपकी डेली आप MCQ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होती रहे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।